हे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, मैंने आपको इससे पहले आरटीआई एक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आरटीआई एक्ट क्या होता है, आरटीआई एक्ट के अंदर कौन कौन से इवोल्यूशन आरटीआई का आरटीआई के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, आरटीआई के अंदर पब्लिक अथॉरिटी क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, सीआईसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एप्लीकेशन क्या है उसके अंदर, और अपील और पेनल्टी तक जो मैंने आपको करा दिया था। अब हम बात करते हैं क्या कि P5Q किस पर, आरटीआई एक्ट पर, कि 2005 जो आरटीआई एक्ट है उसके अंदर कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट के अंदर पूछे गए हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू ये आइडिया लगाना है कि कौन कौन से टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोबारा आने के, क्योंकि यूजी से इस एक्ट से ज़्यादा बहुत कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते। इस एक्ट के अंदर से इन्हीं टॉपिक से बार बार जो घुमा फिरा के जो है आपसे क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, अगर हम बात करें एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, जिसके अंदर आपके मेमोज, सर्कुलर्स, रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लॉग बुक, सर्कुलर, डेटा मटेरियल जो कि हेल्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो भी आपके इन्फॉर्मेशन में आता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो मैंने लास्ट में लिखी हुई थी कि एक्सेप्ट फाइल नोटिंग जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो नहीं आता। फाइल नोटिंग मैंने बताया था कि कोई भी प्रोसीजर, ठीक है, कोई भी प्रोसेस या कोई भी डिसीजन जो गवर्नमेंट लेगी वो आपको जो है वो नहीं बताएगी। तो फाइल नोटिंग जो है वो इसका क्या है, फाइल नोटिंग जो है वो इसका राइट आंसर है कि ये इसके अंदर नहीं आता है, नहीं पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। अब यहाँ पर भी नॉट करेक्ट, एनटीयूजीसी नेट के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस नॉट करेक्ट कैसे पूछे जाते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले बोल रहा है आरटीआई एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम अक्टूबर 13, 2005। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि मैंने बताई थी आपको डेट कौन सी। अगर मैं बात करूँ ना डेट कमेंस की, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि क्वेश्चन में आया हुआ है, वो कौन सी थी? 12 अक्टूबर 2005। तो पहली तो ये जो है वो करेक्ट नहीं है। सेकंड बोल रहा है एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। क्या ऐसा है क्या? दोनों, गवर्नमेंट और प्राइवेट, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी। सबसे पहले तो पब्लिक अथॉरिटी होगी कौन? जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होगी। प्राइवेट तो इसमें नाम ही नहीं लिया था, तो कोई भी सिटीजन रिक्वेस्ट कर सकता है क्या? ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अगर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नहीं दिया होता तो शायद ये आंसर ठीक होता, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट की भी बात कर ली तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। क्योंकि प्राइवेट का मैंने क्या कहा था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कब बनेगा आपका? जब वो सब्सटेंशली फाइनेंस्ड होगा, किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू, तब वो बनेगा। उसके बाद थर्ड कह रहा है रिप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन आस्क कैन बी गिवन विद इन 30 डेज। हाँ, नॉर्मल केसेस में हम कितने देर के अंदर अंदर हमें रिप्लाई मिल जाएगा? पीआईओ का 30 डेज के अंदर, ये जो है वो करेक्ट है। उसके बाद देयर इज़ ए नॉमिनल एप्लीकेशन फी दैट आर नीड टू पे द इन्फॉर्मेशन आरटीआई। हाँ, हमें पता है कि कोई भी जो है वो क्या है, नॉमिनल जो है वो फीस है। फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट हैज़ टू पे ₹10 पर पेज। यहीं पर क्वेश्चन को घुमा दिया। देखिए क्या बोला गया है, ₹10 पर पेज। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी? कोई भी लैंग्वेज जो है वो, कोई भी जो है वो फॉर्मेट जो है वो नहीं है। दूसरा मैंने आपको कहा था कि कितने कितने रुपीज़ पर एप्लीकेशन जो है वो ₹10 हैं, और पर पेज कितने हैं आपके? ₹2 हैं, ठीक है। पर एप्लीकेशन जो है वो ₹10 हैं और ₹2 आपके पर पेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेज पूछा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ अगर हम बात करें तो पहला ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हुआ कि उसने नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई। ऑब्जेक्टिव्स पूछे हुए हैं, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे। टू ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल राइट, डेफिनेटली हमें पता है कि आरटीआई एक्ट हमारे किसके अंदर फॉल करता है? फंडामेंटल राइट के अंदर। तो इसी को ही ऑपरेशनलाइज करना, इसी को ही और अच्छा बनाना है, इसका मेन मोटिव है। सेकेंड, टू सेटअप द सिस्टम मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट इजी एक्सेस की बात की थी मैंने, कि इन्फॉर्मेशन इजी पहुँच ले सब पर। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ताकि घोटाले कम से कम हो और करप्शन को कम से कम करने की बात जो है वो यहाँ पर की गई थी। मेनली टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स है, तो चारों के चारों ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम टू सेम जो है वो यहाँ पर उठ करके आ गए। बस थोड़ा सा जो है इन्हें घुमा फिरा दिया जो है वो गया है। अब बात करते हैं हम आपका फोर्थ क्या कहते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर नॉट एलिजिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। कौन कौन आरटीआई एक्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता? मैंने आपको बताया था कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है,
कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी लीगल एंटिटी है, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी रेजिडेंट हैं, सिटीजन नहीं हैं। अगर मैं बात करूँ तो इनकी सबके पास अलग अलग रूप में, अगर मैं इसका कोई एक पर्सन ले रहा है इन्फॉर्मेशन, इसका कोई एक पर्सन ले रहा है, इसका कोई एक पर्सन ले रहा है, इनके पास तो सिटीजनशिप है, लेकिन इनके पूरे के पास सिटीजनशिप जो है वो नहीं होती है। तो अगर हम बात करें ना आरटीआई की, तो कॉरपोरेशन को जो है वो आरटीआई नहीं भर सकता, एसोसिएशन नहीं भर सकते, कोई भी कंपनी आरटीआई फिल नहीं कर सकती, कोई भी लीगल एंटिटी, लेकिन सिटीजन जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि सिटीजन तो जो वो है जो आरटीआई एक्ट के अंदर आरटीआई जो है फाइल कर सकते हैं। तो कौन कौन एलिजिबल नहीं है, 1, 2, 3 एंड 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, 5 ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यहाँ पर दो की बात की गई है, CIC की और आपका SP हम बोल सकते हैं, या फिर हम SPIO बोल सकते हैं, या हम आपको बोल सकते हैं CPIO। यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है। तो क्या कह रहा है कि उनकी ड्यूटी क्या बनती है। मैंने आपको CIC के बारे में बताया था ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो क्या करता है, देखिए सॉरी, ये क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है आपका PIO के बारे में। ये किसके बारे में बात कर रहा है, PIO के बारे में। PIO आपका सेंटर का भी होगा, स्टेट का भी होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या PIO रिसीव करता है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। वो कह रहा है टू रिसीव द एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ आपका अंडर आरटीआई एक्ट ऑफ फॉरवर्डिंग द सेम फॉरफिट ऑफ द CPIO एंड SPIO। सेकंड कह रहा है टू रिसीव द फीस फॉर द आरटीआई एप्लीकेशन, टू assist the CPIO is furnished to reply the application, to ensure the RTI are replied in the prescribed period। तो देखो वो कह रहा है इनमें से कौन सी ड्यूटी जो है वो है, CPIO और SPIO कौन सी ड्यूटी है, हम सभी को पता है। ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन को रिसीव करता है और फिर विद इन टाइम पीरियड आपको क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सी ड्यूटी है, CPIO SPIO, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका जो PIO है उसकी क्या ड्यूटी है। ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। रिसीव करने का काम कौन करता है, आपका APIO। अगर मैं बात करूँ सिर्फ रिसीव करने का, असिस्ट करने का काम क्या करता है क्या, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंश्योर करना कि रिप्लाई विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम में, ये भी इसका काम जो है वो नहीं है। अब हम बात करते हैं आपका एज पर RTI एक्ट 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर। अब सेक्शन 8(1) की बात की गई है इन्फॉर्मेशन एक्ट की। मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज जो है वो करनी है। देखिए कौन कौन सी नहीं करनी, ये सेक्शन क्या कहता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है। इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच कॉज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, डेफिनेटली जो ब्रीच करे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की कोई भी जो है वो प्रिविलेज को, तो डेफिनेटली वो भी हमारी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद सेकेंड है द मंथली इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। कोई भी मंथली एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, क्या ऐसा था क्या, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं था, ये यहाँ पर जो है वो नहीं आएगा। अब कह रहा है इन्फॉर्मेशन विच रिलेटेड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात की थी मैंने, ठीक है। उसके बाद फोर्थ विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी। उसके बाद फोर्थ मैंने बोला था स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर हेल्ड बाय एनी पब्लिक अथॉरिटी अंडर इट्स कंट्रोल। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन B, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मंथली इन्फॉर्मेशन प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकता है ना कोई। अब प्राइवेट एम्प्लॉय की अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, मान लीजिए अगर ये सब्सटेंशली फाइनेंस हुई गवर्नमेंट की, तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन जो है निकलवा सकती हूँ। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि एग्जेम्प्ट है पूरी तरीके से, जो कि मैं नहीं ले सकती किसी पब्लिक अथॉरिटी से। तो यहाँ पर पूछा वही है कि सेक्शन 8 के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, वो आपको बतानी है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इफ़ द एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन इज़ रिजेक्टेड अंडर, अगर आप रिजेक्ट कर देते हो किसी इन्फॉर्मेशन को अंडर द RTI एक्ट 2005, CPIO SPIO, यहाँ पर वही पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इज़ ऑब्लिगेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा। मैंने आपको जब RTI एक्ट पढ़ाया था ना, तो मैंने RTI एक्ट के बारे में आपको, मैंने RTI एक्ट के अंदर आपको 3 चीज़ें बताई थी। क्या, सबसे पहला बताया था मैंने आपको कि PIO आपको सबसे पहले तो आपको रीज़न प्रोवाइड करेगा कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा, या फिर उसने क्यों आपकी इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया है।
सेकंड वो आपको ये बताएगा कि किस एपेलेट अथॉरिटी के पास जो है वो आप जाएंगे। थर्ड वो आपको बताएगा कि किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन आप जो है वो अपील कर सकते हैं। अपील का टाइम पीरियड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पावर एंड फंक्शन की बात की थी क्या? नहीं, मतलब कि रिजेक्ट करेगा, रीज़न बताएगा, ऑब्लिगेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, द पर्टिकुलर ऑफ एपिलेट अथॉरिटी, द पीरियड। देखिए आपको क्या क्या बताएगा, एपिलेट अथॉरिटी और उसका टाइम पीरियड और उसके रिजेक्शन का रीज़न। तो बी, डी और ई जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका व्हाट इज़ द टाइम लिमिट विद इन विच इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी प्रोवाइड रिगार्डिंग द लाइफ एंड लिबर्टी। मैंने बोला था नॉर्मल केस के अंदर आपको विद इन 30 डेज जो है वो आपका टाइम पीरियड है जिसके अंदर अंदर आपको अपील करनी है। और अगर हम बात करें लाइफ एंड लिबर्टी के केस में आपको इन्फॉर्मेशन कितने दिन के अंदर अंदर मिल जाती है? आपको मिल जाएगी 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो आपको PIO इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। नॉर्मल केस में 30 डेज़ के अंदर आप अपील करेंगे और 30 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो PIO प्रोवाइड करा देगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाइफ एंड लिबर्टी की बात की है, तो कितने आवर? 48 आवर्स के अंदर। सो ये था हमारा टॉपिक गाइस। थैंक यू सो मच। आई होप आपको किसी भी तरह के कोई भी जो डिफ़िकल्टी अगर किसी क्वेश्चन में हुई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।